नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मेहता आपसे एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का एक पार्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मॉडर्न इंडिया, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। वैसे तो हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंसेंट हिस्ट्री है, मेडिएवल है और मॉडर्न है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं एग्जाम में किसका आता है तो मॉडर्न इंडिया का ही आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है मॉडर्न इंडिया का। हालांकि हिस्ट्री है तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन अगर इसको सही से पढ़ा जाए, एक लिंक से लिंक बनाकर पढ़ा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में माना जाता है कि इतिहास ही सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कहाँ से होता है? हालांकि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत तो औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में होता है तो वहीं से शुरुआत हो जाता है मॉडर्न इंडिया की, है ना। आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे आज हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब से कहां से कौन कौन आया था। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। कौन सा कंपनी आया था? अगर हम पहला बात करेंगे तो पहला आया था बच्चा पुर्तगाल, यूरोप से आया था, है ना। और पहला आया था पुर्तगाल, दूसरा आया था डच, तीसरा आया था अंग्रेज, चौथा आया था डेनिश और पांचवा आया था फ्रांस, है ना। एक एक के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि पुर्तगाल आया, कौन आया, पहले क्या आया, बात करते हैं। अच्छा, सबको पता है कि भारत की खोज किया गया है 20 मई 1498 ईस्वी को भारत की खोजा गया था। क्या कहीं भारत खोज चुका था क्या, कि भारत को किसी को खोजने की जरूरत पड़ गया था? ऐसा नहीं है कि भारत कहीं खोया हुआ था, है ना। बस भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण, जब हम भारत मध्यकालीन भारत में जी रहे थे वहीं यूरोप लोग आधुनिक भारत की शुरुआत करने वाला था, भौगोलिक खोज की तलाश में निकला था। ऐसा नहीं है कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध नहीं था। अगर हम एक तरफ भारत की बात करें और एक तरफ यूरोप की बात करें तो दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध था, अच्छे से था। व्यापारिक संबंध दोनों के बीच में था, व्यापारिक रिश्ता था, स्थल मार्ग से था। दोनों के बीच में स्थल मार्ग से व्यापारिक संबंध हुआ करता था, है ना। जब समय बीतता गया, ये सिंधु घाटी के सभ्यता से ही समय चल रहा है कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध है, आयात और निर्यात हो रहा था, है ना। फिर इसको भारत की खोजने की जरूरत क्या पड़ गया, है ना। तो बात करते हैं, यूरोप में एक जगह पड़ता तुर्क, और तुर्क में एक जगह पड़ता कस्तुतुनिया। कस्तुतुनिया पर अरबों ने आक्रमण किया था, अरबों ने आक्रमण कर दिया था। और कस्तुतुनिया को जीतकर अरबों ने जो रास्ता था यूरोप से भारत आने वाला जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया। अरबों लोग जाने नहीं दे रहा था, याद रखिएगा, अरबों लोग जाने नहीं दे रहा था यूरोपियन को, है ना, क्योंकि कस्तुतुनिया को रास्ता को ब्लॉक कर चुका था अरबों ने। अब बात करते हैं भारत की मैप की। अगर हम भारत की मैप की बात करते हैं तो इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। एक व्यक्ति निकलता है, बात करते हैं अरब से, यूरोप से एक व्यक्ति निकलता है। यूरोप की में एक जगह पड़ता है पुर्तगाल, और पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलता है 1492 ईस्वी में, जिसका नाम है कोलंबस निकलता है 1492 ईस्वी में। यूरोप से एक व्यक्ति निकलता है कोलंबस, और कोलंबस भारत की खोज करने के लिए ही निकलता है ना। ये कोलंबस इसको भारत आना था, लेकिन ये पूर्वी दिशा में ना जाकर इसका जहाज, पानी का जहाज पश्चिमी दिशा में चल गया। इसका जहाज पश्चिमी दिशा में चल जाने के कारण कोलंबस पहुंच जाता है वेस्ट इंडीज और अमेरिका। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाला। हालांकि इसको खोज करना था भारत को, ये भारत की खोज करने के लिए कोलंबस सबसे पहले निकलेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत की खोज करने के लिए सबसे पहला व्यक्ति कौन निकला था यूरोप से, तो याद रखिएगा कोलंबस निकला था। लेकिन इसका पानी का जहाज का रास्ता भटक गया था, इसलिए ये पूर्वी दिशा में ना चलकर ये पश्चिमी दिशा में चल गया, और ये पहुंच गया कहाँ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज कर डाला कोलंबस ने। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति निकला 1498 ईस्वी में, एक व्यक्ति निकला 1498 ईस्वी में,
जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये निकलता है 1498। कहां से निकलता है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से, लिस्बन से निकलता है वास्को डी गामा, है ना। और वास्को डी गामा का पानी का जहाज पूर्वी दिशा में ही चल रहा था, और ये पूर्वी दिशा में होते हुए एक मार्ग है कैप हॉप गुड मार्ग, कैप हॉप गुड मार्ग से होते हुए ये पहुंच गया वास्को डी गामा यहां पर केरल के, यहां पर एक राज्य पड़ता है भारत का केरल। केरल में एक राज्य पड़ता है कालीकट, कालीकट बंदरगाह है ये। कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। वो दिन था टोटल यात्रा का समय लग गया था 90 दिन का। हालांकि इनको एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला था जिसका नाम था अबुद मनीद, है ना। गुजराती व्यक्ति था, मनीद नाम का था, है ना। ये 90 दिन का समुद्री यात्रा तय करके ये पहुंचा 20 मई 1498 ईस्वी को ये पहुंचा। वास्को डी गामा निकला 1498 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए। कैप ऑफ गुड मार्ग से 90 दिन का यात्रा लगा, समुद्री यात्रा लगा, और 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा कालीकट के बंदरगाह पर। और कब कालीकट का बंदरगाह था, और यहाँ का केरल का कालीकट का शासक था जिसका नाम था जमोरिन। याद रखिएगा, कालीकट का शासक हुआ करता था जमोरिन, और जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। याद रखिए, भव्य स्वागत किया जमोरिन ने वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा का जहाज का नाम, पानी का जहाज का नाम है, याद रखिएगा, साओ ग्रेबियाल, साओ ग्रेबियाल इनका पानी का जहाज का नाम है ना। पूछेगा कि वास्को डी गामा का जहाज का नाम बताए, जैसे कि विलियम हॉकिंस जब भारत आएगा तो उनका जहाज का नाम होगा रेड ड्रैगन या हेक्टर, है ना। इस तरह से वास्को डी गामा का पानी का जहाज का नाम था साओ ग्रेबियाल। ये 20 मई 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, और पूरे के पूरे देश में हल्ला कर दिया, हल्ला मच हो गया था कि भारत की खोज कर हो गया है समुद्री रास्ता से, है ना, कि भारत कहाँ पर है ना। और 90 दिन की समुद्री यात्रा तय करके 20 मई 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। हालांकि इस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, और दिल्ली सल्तनत में एक वंश चल रहा था लोधी वंश, और लोधी वंश का सबसे महान शासक था सिकंदर लोधी। तो एक तरफ दिल्ली सल्तनत चल रहा था, वहीं तब उस समय केरल में पहुंचा था। और उसी समय याद रखिएगा, सिकंदर लोधी के ही समय में भारत की खोज किया गया था, 20 मई 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा, कौन सी मार्ग से? केप ऑफ गुड मार्ग से। जब ये वास्को डी गामा भारत से गया, वास्को डी गामा जब भारत से गया तो जमोरिन ने इसको ढेर सारे मसाले दिया था। भारत से मसाला लेकर गया था, और मसाले में क्या लेके गया था? ब्लैक पेपर, है ना। ब्लैक पेपर लेके गया था। और जब इतना ब्लैक पेपर लेके गया था, मसाला लेके पहुंचा था, वास्को डी गामा यूरोप पहुंचा था, इसको जब बेचा यूरोप में, और जब बेचा यूरोप में, तो सारा यहां से लेकर यहां तक आने का कुल खर्च को हटाया इसने। और जब पता चला कि जब इसको बेचा, है ना, तो 60 गुना का मुनाफा कमाया, 60 गुना का मुनाफा कमाया। सब कुछ को हटाने के बाद, सारा खर्चा को हटाने के बाद ये पता चला कि 60 गुना का मुनाफा इसने कमाया। जब इसने सोचा कि जब इसको पता चला कि जब मसाले को बेचकर इतना मुनाफा हो सकता है, तो अंदाजा लगाइए कि अगर हम भारत में जाएंगे तो किस तरह से व्यापार बढ़ेगा, किस तरह कितना मुनाफा होगा। और यही कारण है कि भारत में सभी लोग को खिंचाव आ गया इस तरफ से, कि यूरोप से लोग भारत आ रहा था, है ना। और भारत में आने वाला प्रथम व्यक्ति यूरोपियन व्यक्ति हुआ वास्को डी गामा, जो पहुंचा 20 मई 1498 ईस्वी को। जहाज का नाम साओ ग्रेबियाल। यूरोप से पहला व्यक्ति निकला 1492 में कोलंबस, तो इसने अमेरिका की खोज कर डाला। 1498 में निकला वास्को डी गामा, यह पहुंचा केरल के कालीकट बंदरगाह पर, है ना। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। पहले इतना नोट कर लीजिए, है ना, तब तक आगे की बात करते हैं हम लोग, है ना। इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग, तब तक आप लोग को समय दे रहे हैं हम। चलिए, यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं सब चीज़ों को। तो भारत की खोज कब कर दिया गया था? 20 मई 1498 ईस्वी को भारत की खोज कर दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं आगे
कि सर वास्को डी गामा कितने बार भारत आया था। तो याद रखिएगा बच्चा, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आ चुका था। याद रखिएगा, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। कब कब आया? पहली बार आया था 1498 ईस्वी में, दूसरी बार आया 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार आया 1524 ईस्वी में। हालांकि 1524 ईस्वी में जब ये भारत आया था तो ये वायसराय बनकर आया था, पुर्तगाल का गवर्नर बनकर आया था, और 1524 ईस्वी में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गया था, और मृत्यु भारत में ही हुआ था, है ना। कोच्चिन में वास्को डी गामा की मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1524 ईस्वी में कोच्चिन में इसकी मृत्यु हुआ। तो पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का कब्र कहाँ पर है, तो कोच्चिन में है इसका कब्र, है ना। 1524 ईस्वी में वायसराय बनकर एक ही बार आया है, 1524 ईस्वी में। अब समझिए, 1502 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आए थे, है ना, तो इनके एक पुर्तगाली और आया था जिसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज, और 1502 ईस्वी में एक पुर्तगाली और आया था। याद रखना, 1502 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज, और 1503 ईस्वी में एक पुर्तगाली आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हालांकि एक बार वायसराय बनकर भी आएगा ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पेड्रो अल्ब्रेज और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मदद से पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री 1503 ईस्वी में लगाया गया। याद रखना, कोच्चिन में ही लगाया गया। पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री, याद रखिएगा, पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री कोच्चिन में लगाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया गया, तो 1503 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री लगाया गया कोच्चिन में। किसकी सहायता से? पेड्रो अल्ब्रेज, एक तरफ थे वास्को डी गामा, एक तरफ थे पेड्रो अल्ब्रेज, और दूसरी तरफ थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हालांकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में भी आएगा ये, लेकिन ये गवर्नर बनकर आएगा, वायसराय बनकर आएगा। आई थिंक आप इतना समझ में आ चुका होगा कि वास्को डी गामा पूछेगा भारत कितने बार आया, तो 3 बार आया है। 1498 में आया, 1502 में आया, 1524 में आया, है ना। 1502 में कंपनी को एस्टेब्लिश करना था, 1524 में आए थे कि वायसराय बनकर आ गए थे। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, है ना। अब बात करते हैं कि पुर्तगाली का कौन कौन सा वायसराय भारत आया था। पुर्तगाली का कौन कौन सा वायसराय भारत आया था, तो पहला नाम आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहले इतना नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे इंक भर लेते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए आप लोग, और एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आपको इतिहास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में, है ना। एक बार कमेंट में जरूर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वायसराय की। तो हेडिंग डालिएगा, चलिए हेडिंग डालिए, पुर्तगाली का प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय पहला आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह आया था 1505 ईस्वी में, और रहा था ये 1509 ईस्वी तक रहा था ये। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पूछेगा पुर्तगाली का प्रथम वायसराय का नाम बताइए, ऑप्शन में जरूर डालेगा वास्को डी गामा को, लेकिन वास्को डी गामा नहीं था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। जब ये भारत आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो इसको लगा अरब सागर और फारस की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर था, दूसरी तरफ फारस की खाड़ी था, दोनों पर अधिकार कर चुका था। अरबों और तुर्कों का ही अधिकार था, और लोग व्यापार करने के लिए जब तक पुर्तगालियों को अरब सागर पर अधिकार ना कर लेता,
है ना, तब तक व्यापारी समृद्धि उस कदर नहीं बढ़ता, है ना। इस कारण से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक पॉलिसी चलाया, पॉलिसी का नाम रखा ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखना, इसने नाम रखा पॉलिसी का, एक पॉलिसी चलाया ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल नीति। और इसी नीति के तहत में इसने अरबों और तुर्कों का अधिकार को, आधिपत्य को अरब सागर और फारस की खाड़ी से समाप्त कर दिया था, इसी ब्लू वाटर के पॉलिसी के तहत। और देखते ही देखते पूरे के पूरे अरब सागर पर पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था, पूरे के पूरे अरब सागर पर। और इसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही एक कथन कहा था, है ना, कि अब सागर का स्वामी किसे कहा गया, तो पुर्तगालियों को कहा था सागर की स्वामी, क्योंकि धीरे धीरे पूरा का पूरा सागर पर, अरब सागर पर पूरा का पूरा कब्जा हो चुका था। तो याद रखना, इसने एक कथन कहा था सागर का स्वामी। पूछेगा सागर का स्वामी किसने कहा था पुर्तगालियों को, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही कहा था। और इसने एक संज्ञा दिया था भारत में आके, एस्तेंदो दी इंडिया की संज्ञा दिया था, याद रखिएगा। एक तो सागर का स्वामी कहा इसने, एक कहा था एस्तांदो दी इंडिया का संज्ञा दिया। और जब पूरे के पूरे अरब सागर पर इसका आधिपत्य जम चुका था, तो ये वापस 1509 ईस्वी में ये लौट गया, ये भारत वापस पुर्तगाल चला गया था 1509 ईस्वी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पुर्तगाली का प्रथम वायसराय का नाम बताइए, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आया? 1505 में आया। क्या क्या चलाया था? तो एक नीति चलाया था सर, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्यों चलाया था ब्लू वाटर पॉलिसी? क्योंकि अरब सागर और फारस की खाड़ी पर तुर्कों और अरबों का ही आधिपत्य हुआ करता था। इस अधिकार को उसको समाप्त करने के लिए एक पॉलिसी चलाया, और इसी पॉलिसी के कारण पूरे के पूरे अरब सागर पर पुर्तगालियों का ही आधिपत्य हो चुका था, है ना, आधिपत्य हो चुका था। इसी कारण से अल्मीडा ने कहा था, है ना, कि पुर्तगालियों को ये सागर का स्वामी है, और एस्तांदो दी इंडिया के संज्ञा दिया। तो इतना बातें आप लोग याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। चलिए अब दूसरी वायसराय की बात करते हैं हम लोग। अब दूसरी वायसराय की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिएगा, है ना। अब दूसरी वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सेकंड, दूसरा वायसराय। दूसरा वायसराय आया था 1509 से लेकर 1515 ईस्वी में रहा था, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मैंने पहले भी बताया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क वायसराय बनने से पहले भी आ चुका था। तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यह आया था 1509 से लेकर 1515 तक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहा था। हालांकि 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाता है भारत में। तो पूछेगा कि प्रथम वायसराय का नाम बताइए जिसके भारत में मृत्यु हुआ था पुर्तगाली का, तो याद रखना इन्हीं का हुआ है, मृत्यु हुआ है, अल्बुकर्क की ही मृत्यु हुआ था 1509 ईस्वी में। इसी को कहा जाता है पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, इन्हें कहा जाता है वास्तविक संस्थापक कहा गया इनको। याद रखना कि पूछेगा कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। क्यों था? क्योंकि 1503 ईस्वी में आया था, अल्बुकर्क आया था, और जब 1503 ईस्वी में आया था तो इसी के सहायता से प्रथम फैक्ट्री लगाया गया था, पुर्तगालियों का कोचीन में प्रथम फैक्ट्री लगा दिया गया था। इसी कारण से इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इन्होंने कार्य क्या क्या किया। याद रखना 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में एक बीजापुर का शासक था। याद रखिएगा बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाही। इस पर गोवा पर नियंत्रण था। यूसुफ आदिल शाही का अधिकार था गोवा पर, है ना। और
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाही पर आक्रमण किया था और इसी से जीता था इसको गोवा, यानी कि पुर्तगालियों को कब्जा में आ चुका है गोवा, जो कि 1510 ईस्वी में ही कब्जा कर लिया था, है ना। 1510 ईस्वी में ही कब्जा कर लिया था इसको, है ना। तो गोवा जीत चुका था पुर्तगालियों से, है ना। पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा को जीता था, जो कि बीजापुर का शासक हुआ करता था। चलिए यूसुफ आदिल शाही, चलिए यूसुफ आदिल शाही जो गोवा, यूसुफ आदिल शाही को पराजित किया, इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने से गोवा को जीता। और आप लोग को याद होगा, है ना, कि गोवा, दमन और दीव को, है ना, गोवा तथा दमन और दीव को अंतिम 1961 में इसको भारत से सैन्य अभियान करके भगाया गया था, क्योंकि अंतिम बार अगर पुर्तगाली को किसी ने देखा था तो गोवा तथा दमन और दीव पर देखा था। जीत लिया था गोवा को इससे, 1961 में भागेगा अब यहाँ से ये, है ना। अब बात करते हैं अल्बुकर्क ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में किस पुर्तगाली ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो अल्बुकर्क ने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने अल्बुकर्क को, इनको राजा राम मोहन राय से उपाधि दिया गया, तुलना कर दिया गया कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को राजा राम किससे तुलना किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस व्यक्ति को राजा राम मोहन राय से तुलना किया गया था, तो अल्बुकर्क की तुलना कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अगर मैं बात करूं कि सती प्रथा पर कितने लोगों ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था, तो सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, दूसरा नंबर पर आया है अल्बुकर्क, तीसरा नंबर अकबर, चौथा औरंगजेब, है ना, और पांचवा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। उस समय भारत का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। आई थिंक इतना समझ में आ गया था। अब याद रखिएगा, जब इनकी मृत्यु 1515 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1515 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ, इनकी मृत्यु भारत में हुआ, इनकी मृत्यु हुआ भारत में 1515 ईस्वी में। और याद रखना इन्हीं के नाम पर भारत में जो आम मिलता, आम की जो सबसे उत्तम क्वालिटी है अल्फांसो। आपने एक मजा का ऐड में सुना होगा, मजा वाला ऐड, मजा या फिर ऐड आता जो आम का बना हुआ रहता, उसमें दिखा होगा असली अल्फांसो से बना हुआ जूस है, यानी कि आम के जो सबसे उत्तम क्वालिटी अल्फांसो, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तीसरा वाइसराय की बात करते हैं हम लोग अब। चलिए पहले नोट कर लीजिए, हम तब तक तीसरा वाइसराय की बात करते हैं, उसके बाद हम मिटाएंगे इसको। चलिए नोट कीजिए। चलिए चलिए लिखिए तीसरा वाइसराय। नीनो डी कुन्हा। और याद रखिएगा बच्चा, 1515 के बाद यहाँ पर महामारी चल रहा था, यहाँ पर एक बीमारी फैल चुका था, इस कारण से कोई वाइसराय नहीं आया था भारत में, है ना। लंबे अरसे के बाद कोई पुर्तगाली वाइसराय आया था जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा, और ये आए थे 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक रहे थे ये, और 1538 ईस्वी में वापस। इतना लंबा गैपिंग क्यों हुआ था? क्योंकि भारत में सर एक महामारी चला हुआ था उस समय, है ना। यही वजह हुआ था कि भारत में कोई पुर्तगाली वाइसराय आ नहीं रहा था। जब नीनो डी कुन्हा आया था भारत में, उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह और मुगल बादशाह था हुमायूं। इन दोनों के बीच में तनातनी चल रहा था, एक युद्ध चल रहा था, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, और इसी का फायदा उठाया था नीनो डी कुन्हा ने, और इसी का फायदा उठाकर इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया था। तो पूछेगा बेसिन पर किसने अधिकार किया था? तो इसने पहला इसका काम था बेसिन पर अधिकार कर लिया।
अधिकार किया। दूसरा, 1535 ईस्वी में इसने द्वीप, जो बोलते हैं ना दमन और दीप, तो द्वीप पर किसने अधिकार किया था? तो इसी ने द्वीप पर भी अधिकार कर लिया, द्वीप पर अधिकार किया, और 1538 ईस्वी में ये वापस चला गया नीनो डी कुना। तो अब तो 3 वायसराय के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पढ़े, दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में पढ़े, और तीसरा वायसराय था नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़े। चलिए अगला वायसराय है ग्रासिया डी नेरोहोना। अब इसके बारे में इसको नोट कीजिए, ग्रासिया डी नेरोहोना के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वायसराय के बारे में लिखिए, ग्रासिया डी नेरोहोना। ग्रासिया डी नेरोहोना की बात करते तो इसकी शासनकाल की बात करेंगे तो इसकी शासनकाल है 1538 से लेकर 1559 तक। 1538, और इसने अपने शासनकाल में, याद रखना, सिलोन पर अधिकार कर लिया था। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, तो इसने सिलोन पर अधिकार किया था। और क्या किया इसने सिलोन पर? तो अधिकार किया ही किया, दमन को भी अपने क्षेत्र में जीत कर रख दिया था। तो दमन और दीप, याद रखना, इसने सिलोन यानी कि श्रीलंका पर अधिकार किया, श्रीलंका पर अधिकार किया, और दमन पर अधिकार किया। तो ग्रासिया डी नेरोहोना के बारे में समझ चुके होंगे कि श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया था, और इसने दमन पर भी अधिकार कर लिया था, और दमन और द्वीप, है ना, दमन और द्वीप अब दोनों तरह से इसके कब्जे में आ चुका था। इसलिए हम लोग जानते हैं कि दमन और द्वीप पर 1961 में एक सैन्य अभियान चलवाया गया था, और पुर्तगालियों को अंतिम समय में देखा गया है दमन और द्वीप पर ही देखा गया है। चलिए इतना बातें तो नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए इतना बात तो हो गया होगा। वायसराय की हमने बात कर दिया, पुर्तगाल चल रहा है, अब ख़त्म करने की कगार पर पहुंच गया, है ना। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की, बात करते हैं, इनकी कहाँ गया, अच्छा, अब हम पुर्तगालियों की बात करते हैं, है ना। तो पुर्तगालियों ने भारत में एक पद्धति चलाया था, एक नीति चलाया था, जिसका नाम था कार्टेज आर्मेडा तथा काफिला प्रथा। एक नीति चलाया था, कार्टेज आर्मेडा और काफिला प्रथा क्या है सर, इसके बारे में जानिएगा। तो हेडिंग डालिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा चलाया गया, पुर्तगालियों के द्वारा चलाया गया कार्टेज आर्मेडा तथा काफिला प्रथा। पहले तो समझिएगा कार्टेज आर्मेडा क्या होता है। कार्टेज आर्मेडा एक परमिशन होता है, अगर किसी भी भारतीय शासकों को, या किसी भी भारतीय व्यापारी को अगर अरब सागर में व्यापार करना है तो उसको एक परमिशन लेना होगा कार्टेज आर्मेडा की। इसको बताया जाता है अरब सागर में व्यापार करने का इजाजत है, कि अगर आपको अरब सागर में व्यापार करना है तो आपको कार्टेज आर्मेडा की पद्धति लेना होगा, एक अनुमति लेना होगा। और याद रखना, कार्टेज आर्मेडा का पद्धति, नियम, अनुमति इस कदर जरूरी था कि मुगल बादशाह अकबर को भी एक बार जब अरब सागर में उसको जाना था, अरब सागर से व्यापार करना था, तो इस परमिशन को लेना पड़ गया था उसको, है ना। जब मुगल बादशाह अकबर नहीं बचा था, है ना, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्टेज आर्मेडा किस नियम के तहत ये बनाया गया होगा, जब मुगल बादशाह को भी परमिशन लेना पड़ गया था। और काफिला प्रथा क्या होता है, जब भी आपका पानी का, किसी भी व्यापारी का पानी का जहाज जाएगा व्यापार, उसके तरफ से पुर्तगालियों के अपना एक काफिला जाएगा, उसके पीछे पीछे उस पर नजर रखेगा,
है ना। और याद रखना, अरब सागर में डायरेक्ट माना कर दिया था पुर्तगालियों ने कि वहां पर गोला बारूद और काली मिर्च का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो पूछेगा अरब सागर में किस चीज का व्यापार नहीं कर सकते थे, तो गोला बारूद और काली मिर्च का आप व्यापार कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस अनुमति के तहत नहीं करने देगा वो, है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कार्टेज अल्मेडा तथा काफिला प्रथा क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। कार्टेज अल्मेडा पद्धति होता है अरब सागर में व्यापार करने की अनुमति जो पुर्तगालियों से लेना होगा, है ना। और काफिला प्रथा क्या होता है, तो काफिला प्रथा बताया गया है कि जब आप व्यापार कीजिएगा, जब किसी व्यापारी का एक समूह जाएगा, पानी का जहाज जाएगा, उसके पीछे पीछे नजर रखने के लिए पुर्तगालियों का भी एक जहाज जाएगा। इसको कहा गया काफिला प्रथा। अब पुर्तगालियों के द्वारा क्या क्या शुरू किया गया, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे पुर्तगालियों के द्वारा भारत में क्या क्या शुरू करवाया है। लिखिएगा, गिरा देते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में शुरुआत किया गया। शुरुआत किया गया। पहला, आलू की खेती। सबसे पहले पुर्तगाली आलू लेकर आए थे। आज हम लोग घर घर में आलू बनता है, तो सबसे पहले लेकर ही कौन आया था, पुर्तगाली लेकर आया था। दूसरी, लाल मिर्च। तीसरा, अमरूद। फोर्थ, पपीता। फिफ्थ, संतरा। सिक्स, अनानास। सेवंथ, चर्च का कैथोलिक मॉडल। नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट, ईसाई धर्म का परिवर्तन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले ईसाई धर्म का परिवर्तन किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था, अंग्रेज ने नहीं किया था, बाद में करेगा अंग्रेज। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इसने शुरुआत किया। चर्च का कैथोलिक मॉडल लाने वाला यही थे। अनानास, आलू, लाल मिर्च, अमरूद, पपीता, संतरा। तो आई थिंक इतना नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर दीजिए, है ना। और इसी तरह से आपका एक यूरोपियन कंपनी आपका समाप्त हो गया, पुर्तगाली, है ना। अगला यूरोपियन कंपनी आएगा डच, है ना। तो डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, डेनिश नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। तब तक आप इसको इतना याद रखिए, पढ़िए, है ना। चलिए, धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए।